जय हिंद बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि बच्चों आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के होल सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे आने वाले एनडीए 1 2023 के एग्जाम के लिए आप लोग जो है स्ट्रेटजी बना सके और अपना प्रिपरेशन का प्लान क्या कर सके, बना सके। तो पूरे होल सिलेबस को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जनरल स्टडीज या जीके जनरल नॉलेज के अंतर्गत ज्योग्राफी से एनडीए के एग्जाम में जो है लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस के आसपास एवरी एग्जाम में जो है क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं, चाहे वो एनडीए 1 का एग्जाम हो चाहे एनडीए 2 का एग्जाम हो। तो ज्योग्राफी हमेशा जो है इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहा है जीके में, जहां से आपको 18 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पूरे सिलेबस को देखेंगे कि ज्योग्राफी में आखिर वो कौन कौन सा सिलेबस है जिसको हमको ध्यान से पढ़ना है। और उसके अलावा दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे कि ज्योग्राफी को ईजिली, आसानी से, कम समय में कैसे जो है बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके, जिससे एग्जाम में जाने के बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट किया जा सके और क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा भी किसी भी प्रकार का टेंशन या चेहरे पे सिकन न हो। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर आप आएंगे डिजिटल बोर्ड पे, सिलेबस आपका आपके सामने ज्योग्राफी का दिख रहा है। ज्योग्राफी के सिलेबस में अगर आप आएंगे तो ज्योग्राफी के सिलेबस के अंतर्गत हमने ज्योग्राफी को 2 भागों में कैटेगराइज किया है। ज्योग्राफी को 2 भागों में हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है, जिसमें अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट है ज्योग्राफी का, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी या जिसे बोलते हैं विश्व का भूगोल। वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व का भूगोल। और दूसरा पोर्शन है इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी और विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन दोनों के सिलेबस को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अब देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो 3 मेजर टॉपिक्स हैं, जिसपे इसके अंतर्गत बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिथोस्फीयर या स्थल मंडल, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। सेकेंड टॉपिक हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल। थर्ड टॉपिक एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। जैसे कि आपको पता है स्थल मंडल जहां हम लोग रहते हैं, स्थल मंडल पे अपना मकान बना के रहते हैं। स्थल मंडल पे जितने भी रोड, रेलवे, बिल्डिंग्स, सभी का जो है क्या किया जाता है, विकास किया जाता है लिथोस्फीयर पे। जबकि जलमंडल जिसको हम लोग समुद्र विज्ञान या ओशिनियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके अंतर्गत वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जबकि एटमॉस्फेयर के बारे में अगर आप आएंगे तो एटमॉस्फेयर अर्थ के सराउंडिंग में चारों ओर गैसेज के मिक्सचर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है, इसे एटमॉस्फेयर हम लोग कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। उसके अलावा अगर इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप आएंगे तो ये टॉपिक्स आपके सामने दिख रहे हैं। पहला टॉपिक जनरल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, भारत के बारे में सामान्य तथ्य। दूसरा टॉपिक इंडियन रिवर, भारतीय नदी। तीसरा टॉपिक इंडियन क्लाइमेट, भारतीय जलवायु। चौथा टॉपिक एग्रीकल्चर या कृषि। चौथा टॉपिक आप आएंगे मृदा। उसके अलावा अगर आप आएंगे फॉरेस्ट, वन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आपके सामने इंट्रोडक्शन के स्तर पे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के ये टॉपिक्स दिख रहे हैं। अब आइए सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके सिलेबस में वर्ल्ड मैप भी है। क्या है? वर्ल्ड मैप भी है।
और वर्ल्ड मैप से जो है या विश्व के एटलस से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो है एवरी ईयर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मैप का समझ होना बहुत ही जरूरी है। मैप के समझ में कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए, ओशियंस के बारे में जानकारी होना चाहिए, और उस कॉन्टिनेंट और ओशियंस के आसपास छोटे छोटे जो सी हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगर वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा तो ये पूरा लोकेशन यहाँ से लेके ये रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, उसके अलावा अगर आप आएंगे नॉर्थ अमेरिका से साउथ में बढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये देखिए साउथ अमेरिका से वेस्ट में ईस्ट में बढ़िएगा तो आपको मिलेगा अफ्रीका, अफ्रीका। और अफ्रीका से अगर आप नॉर्थ में बढ़िएगा तो आपको मिलेगा यूरोप, यूरोप। और उसके अलावा ये रीजन अगर आप देखिएगा तो ये आपको मिलेगा एशिया का रीजन। और एशिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा ये रीजन पे अगर आप आएंगे तो एंटार्कटिका। ये हम लोगों ने कॉन्टिनेंट के बारे में देखा। किसके बारे में देखा? कॉन्टिनेंट के बारे में देखा, महाद्वीप के बारे में देखा, जो महाद्वीप 7 टाइप के हैं। और इन कॉन्टिनेंट से जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत सेटलमेंट ज्योग्राफी, उसके अलावा उनके पॉपुलेशंस, उनके फिजिकल लोकेशंस से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी सिलेबस का एक पार्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कॉन्टिनेंट के अलावा अगर आप आएंगे, कॉन्टिनेंट के अलावा आप देखिएगा ये पूरा लोकेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम लोग बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन से अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपको जो है ये ओशियन देखिए आपके सामने दिख रहा है यस शेप का, और इस ओशियन को बोलते हैं अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन से आगे बढ़िएगा तो ये रीजन, ये देखिए यहाँ पे आपको इंडियन ओशियन, और एक ऐसा स्थान जहाँ पे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन तीनों मिलता है, वहाँ पे आपको मिलता है सदर्न ओशियन। क्या बोलते हैं? सदर्न ओशियन, या उसको दक्षिणी महासागर के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आएंगे तो आपको मिलेगा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। कुल मिला के आपके पास मैप का समझ होना चाहिए, और मैपिंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार वर्ल्ड मैप भी सिलेबस में है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आप आएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ये 3 टॉपिक्स हम लोगों ने देखा। 3 टॉपिक्स में अगर आप आएंगे तो सबसे पहले लिथोस्फीयर देखते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में अगर आप आएंगे तो लिथोस्फीयर का मतलब है, लिथोस्फीयर आपको क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से मिलकर जो है क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनता है, लिथोस्फीयर बनता है। तो अगर आप यहाँ से लेके ये पूरा इतना लोकेशंस अगर आप आएंगे तो इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? लिथोस्फीयर के नाम से या स्थल मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं लिथोस्फीयर के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो लिथोस्फीयर में सबसे पहला टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर आप देखिएगा तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं, मकान बना के रहते हैं, जिस सरफेस पर अर्थ के, उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट, या हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। क्रस्ट की खोदाई करके जैसे ही अर्थ के सेंटर की ओर बढ़ेंगे तो क्रस्ट के बाद आपको मेंटल मिलेगा, मेंटल के बाद आपको कोर मिलेगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में
अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये क्रस्ट है, ये क्या है, मेंटल है, और ये क्या है, कोर है, और ये क्या है, उसका सेंटर है। तो इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्रस्ट किससे बना है, मेंटल किससे मिलके बना है, कोर किससे मिलके बना है, किसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, किसका डेंसिटी सबसे कम है, कौन से लेयर में सिस्मिक वेव जो है दिखाई देते हैं, अर्थक्वेक वेव, पी वेव, एस वेव, एल वेव, इन सभी के बारे में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का स्टडी करने से हमको ये जानकारी मिलता है कि आखिर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, उसके जो लेयर्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या सेमी प्लास्टिक फॉर्म में है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। सेकेंड टॉपिक पे अगर आप आएंगे, रॉक्स, चट्टान, रॉक्स, चट्टान। चट्टान में अगर आप आएंगे तो इस बार आपके एग्जाम में रॉक्स से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। 4 से 5 क्वेश्चन रॉक्स से क्या किए गए, पूछे गए। और रॉक्स में टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय शैल, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी शैल, मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित या कायांतरित शैल। और यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये शैल या रॉक्स या चट्टान होते क्या हैं, और कौन सा रॉक्स, कौन से टाइप के रॉक्स का एग्जाम्पल है या उदाहरण। तो इग्नियस रॉक्स के उदाहरण क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण क्या है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स के उदाहरण क्या हैं, ये आपसे जो है क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक, लिथोस्फीयर में वोल्केनो, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से या पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जब वोल्केनिक प्रोसेस होता है तो वैसे समय मैग्मा जो है अर्थ के सरफेस पर तेजी से आता है, और मैग्मा के ठंडा होने से जब मैग्मा जमता है तो उससे इग्नियस रॉक्स बनता है, आग्नेय शैल बनता है। और आग्नेय शैल में जब टूट फूट का प्रोसेस होता है तो टूट फूट के प्रोसेस से उसके छोटे छोटे सेडिमेंट जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे डिपॉजिट होते हैं तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। और सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स जब अपने बेसिक नेचर में, मूलभूत स्ट्रक्चर में चेंज कर जाते हैं तो उससे जो है एक लंबे समय के पश्चात एक मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। तो कुल मिला के वोल्केनो, रॉक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कोरिलेट हैं, एक दूसरे से टॉपिक्स क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो इनमें से किसी भी एक टॉपिक को अगर समझना है तो सभी सारे टॉपिक्स को समझ आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वोल्केनो के बाद अगर आप आएंगे, वोल्केनो के बाद एक टॉपिक है लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स स्थलाकृति। लैंडफॉर्म्स स्थलाकृति का मतलब ये है कि अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। उस लैंडफॉर्म्स बनने के पीछे क्या फैक्टर्स हैं, जैसे वोल्केनिक माउंटेन, जैसे हिल्स, जैसे आइलैंड, जैसे कैनियन, जैसे डिजर्ट या मरुस्थल, जैसे ओशियन, जैसे रिवर, जैसे जंगल, जैसे माउंटेन्स, जैसे मर्चेस, वाटरफॉल, प्लेन। ये सभी कैसे बनते हैं, इनके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स वर्क करते हैं, कौन से कारण कार्य करते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है लैंडफॉर्म्स या स्थलाकृति के अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं लिथोस्फीयर में। नेक्स्ट लिथोस्फीयर में अगर आप आएंगे तो लिथोस्फीयर को देखिए अलग से इमेज में वोल्केनो को दिखाया गया है। वोल्केनो में अगर आप देखेंगे तो हम लोग अभी सिलेबस की बात कर रहे हैं। ये देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से जो है कैसे जो है वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो ये देखिए इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग वोल्केनिक पाइप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वोल्केनिक पाइप। और वोल्केनिक पाइप से ही जो है मैग्मा क्या होता है, निकलता है। और जब मैग्मा निकलता है तो इसी मैग्मा के जमाव से जो है
अनेकों प्रकार के जो है लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो इस प्रकार ये वोल्केनो का टॉपिक। उसके अलावा वोल्केनो के बाद अगर आप आएंगे लैंडफॉर्म, स्थलाकृति, जिसको अभी हम लोगों ने चर्चा किया। लैंडफॉर्म्स के बाद अगर आप आएंगे तो इसी में एक टॉपिक और है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक या भूकंप। तो भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, लिथोस्फीयर में देखेंगे कि अर्थक्वेक आता कैसे है। अर्थक्वेक आने के पीछे सबसे पहले हमको प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब होता है कि ये प्लेट कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे संचलन करते हैं। और जब आप प्लेट के मूवमेंट को समझ लेंगे कि कन्वर्जेंट प्लेट क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट क्या है, मार्जिनल प्लेट क्या है, तो फिर आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि अर्थक्वेक कैसे आता है, वोल्केनो कैसे आता है, और इन वोल्केनो और अर्थक्वेक से अर्थ के सरफेस पर कैसे नए नए स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए आपके एग्जाम के लिए नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एटमॉस्फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये समझ लीजिए इसके बिना ज्योग्राफी, इसके बिना जो है पेपर बनता ही नहीं। जीके में अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है तो एटमॉस्फेयर से 100% क्वेश्चन होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन, कंपोजिशन में हम लोग ये देखेंगे कि एटमॉस्फेयर किससे मिलके बना है। तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों ओर सराउंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैस से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग इसके अंतर्गत कंपोजिशन में गैस के परसेंटेज को देखते हैं, गैस के इंपॉर्टेंस को देखते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर, संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में कौन कौन से लेयर्स शामिल हैं। जैसे क्रस्ट से ऊपर आप बढ़िएगा एटमॉस्फेयर की तरफ तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद अगर आप आएंगे तो आपको जो है आयनोस्फेयर, और आयनोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर, ये सारे लेयर्स क्या होंगे, दिखाई देंगे। ये सारे लेयर्स में जो है क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पॉइंट, टेम्परेचर का क्या रोल है, हाइट का क्या रोल है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं। थर्ड टॉपिक है एटमॉस्फेयर का वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर के द्वारा या वायु के द्वारा अर्थ के सरफेस पर लगाया जाने वाला जो बल होता है, जो फोर्स होता है, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ जाइएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट या वायुमंडलीय दाब पेटी भी समझ जाइएगा। वायुमंडलीय दाब पेटी के बारे में अगर आप आएंगे तो ग्लोब पर 7 टाइप के एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट हैं। कुछ लो प्रेशर बेल्ट हैं, निम्न दाब की पेटियां हैं, कुछ हाई प्रेशर बेल्ट हैं, उच्च दाब की पेटियां हैं। इन उच्च दाब और निम्न दाब की पेटियों को मिलाकर 7 एयर प्रेशर बेल्ट आपको ग्लोब पर दिखाई देंगे, जिनका क्लाइमेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट समझ जाएंगे तो आपको विंड का फॉर्मेशन भी समझ में आ जाएगा कि विंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और विंड जो है कैसे फ्लो कर रहा है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि विंड जो है कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। तो विंड को समझने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट को समझना बहुत ही जरूरी है और टेम्परेचर प्रेशर के रिलेशन को भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट आएंगे विंड, विंड के बाद रैन या प्रेसिपिटेशन या वर्षण। रैन आपको पता है कि जिस वर्ष भारत में मानसून अच्छा रहता है उस वर्ष भारत में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन या कृषि का उत्पादन जो है क्या होता है, ज्यादा होता है। जब कृषि का उत्पादन ज्यादा होता है तो फार्मर्स के लिए जो है फार्मर्स का इनकम क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब फार्मर्स या किसान का इनकम ज्यादा होता है तो विलेज लेवल पे या गांव के स्तर पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, फास्ट होता है। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज फास्ट होता है तो उससे फ्यूचर में जो है भारत के जीडीपी के बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं।
तो जिस वर्ष बारिश अधिक होता है उस वर्ष एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन हाई होते हैं, और जिस वर्ष मानसून अच्छा नहीं रहता, बारिश अच्छा नहीं होता, उस वर्ष जो है प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड तो पहले जैसे रहेगा बल्कि और अधिक होगा, और जब उस रेशियो में सप्लाई नहीं होगा तो फूड इन्फ्लेशन या खाद्य महंगाई जो है तेजी से क्या होंगी, आपको दिखाई देंगी। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो रैन का टॉपिक, रैन के बाद साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। साइक्लोन को बोलते हैं चक्रवात और एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात। साइक्लोन में मौसम क्लियर नहीं रहता, जबकि एंटी साइक्लोन में मौसम पूरी तरीके से साफ होता है, क्लियर होता है, स्टेबल होता है, जबकि साइक्लोन में जो है मौसम पूरी तरीके से स्टेबल नहीं होता। तो इस प्रकार साइक्लोन एंटी साइक्लोन का टॉपिक करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में क्लाइमेटिक रीजन या जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन या जलवायु प्रदेश का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा टुंड्रा जलवायु, आपने टैगा जलवायु, आपने स्टेपी जलवायु, तो ये सारे टाइप ऑफ जलवायु के बारे में या क्लाइमेट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये आपका एटमॉस्फेयर का टॉपिक था, एटमॉस्फेयर का टॉपिक था। नेक्स्ट अगर आप आएंगे एटमॉस्फेयर के बाद हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में अगर आप आइएगा तो हाइड्रोस्फीयर भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें अगर आप आएंगे सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हम लोग का ओशियन करंट, महासागरी धारा। महासागरी धाराएं या ओशियन करंट नेचर में दो होती हैं, एक कोल्ड या ठंडी, दूसरी वार्म या हॉट। एक गर्म हवाएं होती हैं, गर्म ओशियन करंट होता है, और दूसरा जो है ठंडी जो है ओशियन करंट होती है। जब कोल्ड ओशियन करंट जिस भी लोकेशन के संपर्क में आता है वह वहां के टेम्परेचर को जो है घटा देता है, और गर्म जलधाराएं जिस भी लोकेशन के संपर्क में या जिस कॉन्टिनेंट के संपर्क में आती हैं वह वहां के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो ओशियन करंट लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की ओर चलेगा वो जो है वार्म ओशियन करंट होगा, और जो ओशियन करंट हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की ओर चलेगा उसे कोल्ड ओशियन करंट कहते हैं। उसके अलावा ओशियन सैलिनिटी, महासागरीय लवणता, तो ओशियन सैलिनिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि समुद्री जल में या समुद्री वाटर में समुद्री वाटर में जो है लवणता या सैलिनिटी का साल्ट का क्या परसेंटेज है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक एब एंड टाइड, ज्वार और भाटा। तो ज्वार और भाटा के बारे में अगर आप आएंगे तो आप देखते हैं समुद्र में जो है समुद्र की लहरें उठती हैं और नीचे की ओर आती हैं, तो उठना और गिरना उसी को हम लोग ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी रहा, जिसमें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बारे में बात किया, और साथ में वर्ल्ड मैप के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अगर आप आएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में भी सबसे पहले आपको इंडिया के मैप का समझ होना चाहिए। इंडियन मैप का समझ होगा तो आप आसानी से इंडिया के लोकेशंस को जो है आइडेंटिफाई कर पाइएगा, जिसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंडियन स्टेट कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से स्टेट, कहाँ पे जो है कर्नाटका है, कहाँ पे केरला है, कहाँ पे तमिलनाडु है, कहाँ पे सिक्किम है, कहाँ पे मिजोरम है, कहाँ पे त्रिपुरा है। ये सारे कंट्री का ये सारे स्टेट का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप पासेज, तभी आप लेक, तभी आप रिवर को आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि वह जो है कौन से स्टेट से या कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट अगर आप इंडियन मैप से आगे बढ़ेंगे तो आ जाइए, सबसे पहले आप इंडियन रिवर में अगर आप आएंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग ड्रेनेज के बारे में बात करते हैं, अपवाह तंत्र के बारे में, ड्रेनेज या अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र में हम लोग जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस या जिसको सिंधु नदी बोलते हैं, और रिवर ऑफ
साउथ इंडिया या दक्षिण भारत की नदियां। इन सभी नदियों के हम लोग ड्रेनेज को समझेंगे, इनके फ्लो को समझेंगे, इनके ओरिजिन को देखेंगे और इनके ट्रिब्यूटरी रिवर या हेल्पिंग रिवर या सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। और ये नदियां जो है फाइनली कहाँ पे जाके इंड हो रही हैं उसके बारे में देखेंगे। और इन नदियों पे कौन सा डैम है, बांध है, प्रोजेक्ट है, उसको देखेंगे। और वो डैम या प्रोजेक्ट जो है कौन से स्टेट में है उसको देखेंगे। और इन नदियों के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। इतने पॉइंट हम लोग जो है रिवर के अंतर्गत देखेंगे, जिससे अगर इन तीनों टॉपिक्स, चारों टॉपिक्स से अगर इंडियन रिवर से क्वेश्चन जोड़ के पूछता है तो आप बनाने की स्थिति में रहिए। तो ये देखिए आपके सामने जो है रिवर का जो है मैप दिख रहा है, जिसमें अगर आप आएंगे तो ये देखिए इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, ब्यास रिवर, सतलज रिवर। इंडस रिवर की ये सभी हेल्पिंग रिवर है और यहाँ पे रावी रिवर। उसके अलावा अगर आप आएंगे ये गंगा का है, यमुना है, घाघरा। उसके अलावा गंगा जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको पद्मा बोलते हैं, और पद्मा से जैसे ही ब्रह्मपुत्र जमुना के रूप में मिलती है उसे मेघना बोलते हैं। तो इस प्रकार जो रिवर्स का टॉपिक है वो हमेशा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बना रहता है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग भारतीय मानसून बोलते हैं। भारतीय मानसून। तो भारतीय मानसून के पैटर्न को हमको समझना है कि क्यों एक वर्ष जो है बारिश ज़्यादा होता है और क्यों दूसरे वर्ष बारिश या मानसून कम हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे जो है उसका प्रभाव पड़ता है। ये सारे मुद्दे जो है हम लोग इंडियन क्लाइमेट या भारतीय मानसून के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडियन क्लाइमेट के बाद एग्रीकल्चर। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यह एक कृषि एक ऐसा सेक्टर है जो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार या सबसे ज़्यादा लोग जो है इसमें क्या हैं, इन्वॉल्व हैं। और अगर आप देखिएगा तो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है लगभग 14-15% के आसपास, लेकिन इन 14-15% कंट्रीब्यूशन में लोगों का इन्वॉल्वमेंट लगभग जो है 60 to 65% के आसपास है। तो इसलिए एग्रीकल्चर जो है भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है और एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। तो अगर क्लाइमेट, मानसून अच्छा रहा, अगर मानसून अच्छा रहा तो एग्रीकल्चर भी क्या होगा, अच्छा होगा। और अगर मानसून अच्छा नहीं रहा तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी जो है क्या होगा, कम। और जब कम होगा तो इसका बहुत सारे सोशियो एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये रीजन्स दिखाए गए हैं अलग अलग कलर से। सबसे पहले अगर आप आएंगे इस कलर में, अगर आप आएंगे शुगर केन, तो ये देखो ये रीजन आपको शुगर केन का क्षेत्र है, जहाँ पे गन्ना का प्रोडक्शन आपको दिखाई देता है। ये गन्ना के प्रोडक्शन का क्षेत्र है, ये देखिए गन्ना के प्रोडक्शन का क्षेत्र है। उसके अलावा ये बंगाल में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जूट का क्षेत्र है। उसके अलावा अगर आप आएंगे इस रीजन में तो ये देखिए चाय का क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र जो है, ये इमेज जो आपको दिखाए गए हैं, ये एग्रीकल्चर का दिखाया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर में हम लोग रबी क्रॉप्स के बारे में, खरीफ क्रॉप्स के बारे में, जायद क्रॉप्स के बारे में, कैश क्रॉप्स के बारे में, कॉमर्शियल क्रॉप्स के बारे में, ये सारे मुद्दे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब एग्रीकल्चर के बाद आगे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक होगा सॉइल, मिट्टी, सॉइल या मिट्टी, मृदा।
तो मिट्टी या मृदा जो है आपको पता है कि अगर मृदा या मिट्टी की फर्टिलिटी हाई होगी, उर्वरता शक्ति अगर अधिक होगा, तो उर्वरता शक्ति या फर्टिलिटी अगर हाई होगी तो ऐसे सेंस में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी क्या होगा, हाई होगा। तो फर्टिलिटी का होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो इस रीजन में जो आपको इस कलर से दिख रहा है, इसे हम लोग फॉरेस्ट सॉइल के नाम से जानते हैं। कौन सा सॉइल? फॉरेस्ट सॉइल। ये फॉरेस्ट सॉइल या वनीय मिट्टी के क्या हैं, क्षेत्र हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट सॉइल के अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट, तो हम लोग देखेंगे ब्लैक सॉइल। ये देखिए, ये पूरा का पूरा रीजन, ये पूरा रीजन ब्लैक सॉइल है, जो कॉटन के फसल के लिए जाना जाता है। कॉटन के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे इस पूरे बेल्ट में, ये पूरा बेल्ट, ये आपको बेल्ट जिसको हम लोग अलूवियल सॉइल के नाम से जानते हैं या जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं, जिसकी फर्टिलिटी जो है क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये हम लोग जो है सॉइल का टॉपिक, सॉइल प्रोफाइल का टॉपिक, सॉइल के फॉर्मेशन का टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है सॉइल या मिट्टी के अंतर्गत बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का टॉपिक, वन या वेजिटेशन का टॉपिक, वेजिटेशन या वन का टॉपिक, फॉरेस्ट का टॉपिक। ये भी टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देता है कि जैसे नीम, महुआ या रबड़ कौन से टाइप का जो है, कौन से टाइप के वेजिटेशन के एग्जाम्पल है। जैसे ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन, एल्पाइन एंड सब एल्पाइन, हिमालयन ड्राई टेम्परेट्स, हिमालयन मोस्ट टेम्परेट्स, सब ट्रॉपिकल कॉन्फिरियस। तो ये जो है नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट के क्या दिए गए हैं, ट्राइब दिए गए हैं। और इन टाइप में अलग अलग जो है पौधे आते हैं और उन पौधों या वृक्षों के बारे में आपसे जो है एग्जाम्पल के तौर पे जानकारी इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फॉरेस्ट के बाद ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया भी जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत अगर आप आएंगे, परिवहन के अंतर्गत अगर आप आएंगे, तो आपको रोडवेज, आपको एयरवेज, आपको रेलवेज, आपको वाटरवेज, जिसमें इनलैंड वाटरवेज जैसे जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और उसके अलावा नदी जल परिवहन, ये सारे क्षेत्रों का ट्रांसपोर्टेशन के रूप में क्या किया गया है, विकास किया गया है, जिससे किसी भी प्रोडक्ट को या एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सके, जिससे बिजनेस व्यापार को जो है बेहतर तरीके से स्थापित किया जा सके। इसलिए जो है ट्रांसपोर्टेशन का विकास किया गया है। उसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग आसानी से पहुंच सके, इन सारे मुद्दों के बारे में हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया के अंतर्गत टॉपिक में हम लोग करेंगे, जिसमें नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, लोकल हाईवेज, एयरवेज के बारे में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे जोन के बारे में, ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये देखिए, आपको ये कोई इंडिया या वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है। ये जो है टॉपिक एक सामान्य या बेसिक टॉपिक है, लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश एवं देशांतर अगर आप समझ जाते हैं तो आपको पूरे क्लाइमेट को समझने में जो है बहुत ही क्या होगा, आसानी होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्लाइमेट को समझने के लिए, एयर प्रेशर बेल्ट को समझने के लिए, टेम्परेचर को समझने के लिए
आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का समझ होना चाहिए। टाइम जोन को समझने के लिए एक ही समय में एक स्थान पर कुछ समय हो रहा है, दूसरे स्थान पे कुछ बज रहा है, इसको समझने के लिए आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा अगर आप आएंगे, अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी इजिली। अब ज्योग्राफी को कैसे जो है आसानी से तैयार किया जाए कम समय में, आइए हम लोग देखते हैं रणनीति क्या होनी चाहिए। हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी इजिली। देखिए, सबसे पहले अगर ज्योग्राफी को आपको तैयार करना है तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक पढ़ ले कम से कम क्लास 11 एंड क्लास 12, कक्षा 11 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ें। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपका बेस क्या हो गया, तैयार हो गया, और एनसीईआरटी से क्वेश्चंस भी क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप जो है हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्लास नोट्स, जो क्लास नोट्स होंगे उस क्लास नोट्स को आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिपीट करना है। और क्लास नोट्स के साथ एक चीज और जोड़ दीजिए, प्लस एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्लास नोट्स पढ़िए टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा उस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज सॉल्व करें। यही पैटर्न आपको बार बार क्या करना है, फॉलो करना है। और जब ये बार बार आप फॉलो करेंगे तो आपका टॉपिक जो है जल्दी से और कम समय में आसानी से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उसके अलावा टीडीए पब्लिकेशन का जो ज्योग्राफी का बुक है, आप उसको क्या करिए, रीडिंग लगाइए, पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज करिए, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो क्लास नोट्स, एनसीईआरटी और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के जो ज्योग्राफी के कंटेंट हैं, बुक्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, आप उसको क्या करिए, फॉलो करिए। इतना करने के बाद आपको जो है अधिक से अधिक एमसीक्यूज क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो रणनीति, स्ट्रेटजी हम लोग का क्या रहा, स्ट्रेटजी यही रहा कि क्लास नोट्स पढ़ना है, क्लास नोट्स से पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के बाद क्लास नोट्स पढ़ने हैं, क्लास नोट्स के बाद आपको टीडीए पब्लिकेशन का बुक पढ़ना है। और उसके अलावा इतना पढ़ने के बाद कम से कम ज्योग्राफी का आप ये टारगेट बनाइए कि 3 से 4,000, 3,000 to 4,000 क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज बनाने हैं। इतना आप कर लेंगे तो विश्वास मानिए कि आप एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा और वहां पे बेहतर फील करिएगा। अब चूंकि करंट परिप्रेक्ष्य में, करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे और पहले से भी कंपैरिजन करेंगे तो आपके एग्जाम में जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए वो 18 से लगभग अधिक ही क्वेश्चन रहते हैं, कम क्वेश्चन नहीं रहते। तो 18 से अधिक क्वेश्चंस का मतलब कि कम से कम 100 मार्क्स का जो है आपसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन क्या कर देता है, ये लगभग जो है 90 से 100 मार्क्स जो है, कभी कभी ये क्वेश्चन घटते बढ़ते रहते हैं, कभी तो 25 भी पहुंच जाते हैं और कभी 18-20 के आसपास क्या रहते हैं, बने रहते हैं। तो ये 90 से 100 नंबर की तैयारी आप सिर्फ ज्योग्राफी को पढ़कर क्या कर सकते हैं। लेकिन आपका स्ट्रेटजी या रणनीति क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो आज हम लोग का सेशन यहीं तक, और आप सभी लोगों को NDA 1 2023 के एग्जाम के लिए बधाइयाँ, इस बात के लिए कि आप अभी से जो है उसके तैयारी में लग जाइए। और जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, आप उन सोर्सेज को बार बार रिवीजन करें, रिपीट करें। और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में जुड़ें, और आपका मैं इस बात का गारंटी देता हूं
कि जीके की तैयारी कराने की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी और आप हमारे द्वारा तैयार किए गए मटेरियल्स, क्लास नोट्स को पढ़ेंगे तो एग्जाम में बेहतर परफॉर्म्स करेंगे। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।